हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में आज पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता के लिए जो चलाए गए आंदोलन है उनको मूवमेंट के हिसाब से 3 चरणों में देखेंगे और उग्रवादी, उदारवादी, गांधी युग उसको बांट करके अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। कहाँ पर की गई? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। लेकिन एक नाम ध्यान रखना पड़ेगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ना, इसकी स्थापना से नाम पहले यानी स्थापना की गई थी जब, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ था नाम, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया है और वो भी दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया है। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस टाइम कांग्रेस की स्थापना किस नाम से की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, इसके कारण क्या थे? ह्यूम ने बताया। ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज ऑफिसर था, उसने बताया था कि भारत में 3 वर्ग थे, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। तीनों वर्गों के विरोध से निपटने के लिए कांग्रेस की स्थापना एक दीवार के रूप में की गई थी, क्योंकि तीनों वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, जो अंग्रेजों द्वारा इनका शोषण किया जाता था, यानी उनसे पीड़ित थे अंग्रेजों से। तो ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, समय समय पर आंदोलन किया करते थे। तो अंग्रेजों ने इसकी वजह से कांग्रेस की स्थापना की थी। कहा था कि आप एक ऐसा मंच, एक ऐसी संस्था की स्थापना की जा रही है जिस पर आपकी सुनवाई होगी और आपकी जो भी शिकायतें हैं निपटान की जाएंगी सबकी। तो तत्कालीन वायसराय था डफरिन। डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना को सुरक्षा वाल कहा था। उसने बताया था एक सुरक्षा वाल का काम करेगी। कर्जन ने इसे गंदी चीज, देशद्रोही की संज्ञा दी। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस शब्द है अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ लोगों का समूह। अब बात यह आती है कि कांग्रेस पहली संस्था थी जो देश की आज़ादी के लिए मांग करती, स्वतंत्रता के लिए, या लोगों के हितों के लिए, या जो आम जन था इसकी राजकाज में क्या जिम्मेदारी है, या अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से शासन चलाया जा रहा है, उनकी सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उनके लिए स्वराज के काम किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। क्या ऐसी पहली संस्था कांग्रेस ही थी कि उससे पहले भी कोई संस्थाएं थी? उससे पहले 2 संस्थाएं थी। नंबर 1 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम जोन्स। यानी कांग्रेस से पहले जिन्हें कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था माना जाता 2 थी। नंबर 1 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम जोन्स। नंबर 2 थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहाँ पर थी? कलकत्ता में। 1851 में की गई थी इसकी स्थापना, राधाकांत देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी ये 2 ऐसी संस्थाएं इनको कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था माना जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की स्थापना को क्या कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने याचना संस्था की संज्ञा दी थी। याचना संस्था, कांग्रेस को क्या कहा था? याचना संस्था। जबकि लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस सम्मेलनों, अधिवेशनों को, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों, अधिवेशनों को क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों की राष्ट्रीय मिले। एक बात बताता हूँ आपको, कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उसका कारण क्या था? उसके क्यों की गई थी? उसका उद्देश्य एक ही था कि भारत की स्वतंत्रता, आज़ादी की मांग को लेकर के जगह जगह आंदोलन, जन जागृति करना, और लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, या जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके हितों को ध्यान रखते हुए मूवमेंट को आगे बढ़ाना। ठीक है ना? तो ये तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित हुआ करेगा, जिसमें उन सब लोगों की, किसान की, गरीब की, दीनहीन की, सबकी, मजदूर की, अल्पसंख्यक की, सभी वर्गों की जन सुनवाई की जाया करेगी। कहाँ किसका स्वास्थ्य स्तर कैसे चल रहा है, शिक्षा में क्या डेवलप किए जा रहे हैं, कांग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है अपने दायित्व पूरा। क्योंकि वो दायित्व अपना पूरा करेगी, किससे करेगी? अंग्रेजों से मांग करेगी कि यहाँ ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक संस्था के रूप में काम करेगी, जन जागृति का काम करेगी। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो तय किया गया था कि प्रति वर्ष एक इसका सम्मेलन होगा। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलन, अधिवेशनों को भारतीय शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले कहा था। यानी उस अधिवेशन में ऐसे भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग मिला करेंगे। एक राष्ट्रीय मेला है बुद्धिजीवी वर्गों का, वहाँ अपने हितों की बात किया करेंगे। तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन, यानी उस तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होंगे ना, वो वर्ष में एक बार होगा। तो वो एक मेढक की तरह है जो बरसात में टटराता है। क्या कहा था तिलक ने?
बरसाती मेढक की संज्ञा दी थी कांग्रेस की स्थापना को। तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन जो होते थे ना उनको बरसाती मेढक की संज्ञा दी, यानी कांग्रेस की स्थापना तो हो चुकी है, लेकिन वर्ष में उसका एक बार जो अधिवेशन होगा उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो उस तरीके से जिस तरीके से बरसाती मेढक टकराते हैं हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यानी उनका कहना था कि वर्ष में एक बार बुद्धिजीवी वर्ग की यानी सीनियर लोगों की, अच्छे लोगों की जो स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक वर्ष में एक बार सम्मेलन होने से कुछ होने वाला नहीं है। ह्यूम के नाम, ह्यूम के उपनाम, ह्यूम के उपनाम क्या है? कांग्रेस का जनक। कांग्रेस की स्थापना की थी, उसका उपनाम क्या है? कांग्रेस का जनक। शिमला का सन्यासी, अधिक समय शिमला में बिताने के कारण उसको शिमला का सन्यासी कहा जाता है। उस ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी भारत की। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की, लेकिन कांग्रेस का प्रथम सचिव यही बना था। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की, लेकिन कांग्रेस का प्रथम सचिव एओ ह्यूम ही बना था। अगला पेज। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। आयरलैंड मूल की निवासी थी। 1893 में भारत आई थी। इनके दो पत्र, समाचार पत्रों ने बहुत योगदान दिया था भारत की स्वतंत्रता में, कॉमनवील और न्यू इंडिया। ये एनी बेसेंट के समाचार पत्र इनको पूछा जाता है, या एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये पूछा जाता है, या ऐसे पूछ लिया था कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है भारत में। और भारतीय पूछ ले, कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष वो तो सरोजिनी नायडू है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो वो एनी बेसेंट है, उन्होंने 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो है फैजपुर अधिवेशन, बहुत पूछा जाता है ये। दिसंबर 1936 को महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, दिसंबर 1936 महाराष्ट्र, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशनों की 2 बार अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशनों की 2 बार अध्यक्षता की थी। नंबर 1 हरपुरा अधिवेशन 1938 जो गुजरात में पड़ता है। नंबर 2 त्रिपुरी अधिवेशन 1939 MP। इसमें त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का हुआ था। इसमें बड़ा रोचक बाकायदा देखने को मिला था। 52वां अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उसको अध्यक्ष के लिए चुनाव होता था। चुनाव निर्वाचन द्वारा एक व्यक्ति को जिसको अधिक वोट मिलते थे उसको अध्यक्ष चुना लिया जाता था। तो 52वां अधिवेशन हो रहा था 1939 में। उसमें एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, दूसरी तरफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपनी ओर से प्रतिनिधि बना दिया। अब तो जब वोट हुआ, चुनाव हुए, काउंटिंग हुई, उसमें पट्टाभी सीतारमैया 2 से 3 वोट से हार गए सुभाष चंद्र बोस से। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। अब आप बताओ, इस इतने बड़े लीडर, इतने सम्मानजनक आदमी, देश के लिए स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो किसी व्यक्ति की हार को अपनी हार बता दे तो सामने वाला भी सोचेगा कि ये गलत हुआ है। तो जब ही से सुभाष चंद्र बोस ने तय कर लिया था कहीं ना कहीं कि आगे जाके मेरे को इस कांग्रेस से दूर होना है, तो उन्होंने इस त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। त्रिपुरी संकट क्या है? कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। उसमें सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में चुनाव लड़े थे पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में थे। सुभाष चंद्र बोस 2 से 3 वोटों से हार गए थे, जिसकी हार को गांधी जी ने स्वयं की हार बताया, अपनी हार बताया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। फिर बाद में यानी उसकी अध्यक्षता या जो कार्यक्रम होते थे साल भर चलते थे, उनका सबका देखभाल किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यानी त्रिपुरी संकट के बाद में कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना था? कार्यवाहक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्षता केवल एक बार की है, 1934 के बम्बई अधिवेशन की। पूछ लिया जाता ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कितनी बार की है? ओनली एक बार की है, 1934 के बम्बई अधिवेशन की। जबकि त्रिपुरी अधिवेशन की तो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है ना। कांग्रेस की सर्वाधिक अध्यक्षता 2 व्यक्तियों ने की है। दादाभाई नौरोजी ने 3 बार की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार की है। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी, आज़ादी के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन हुए, उनको देखते हैं, उनको पूछ लिया जाता है मिलान के लिए, या अध्यक्षता किसने की थी उसके बारे में पूछ लिया जाता है, या किस सिटी में हुआ था ये पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने भारत का छोटा सा मैप बनाया है, कोशिश की है इसे आप समझ जाएं, क्योंकि मैंने ये तीर चला, इसको ध्यान रखना, ऐसे 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 उल्टा 4 का अंक होता ना, 1 2 3 4, ये 4 अधिवेशन है। पहला हुआ है वो मुंबई में हुआ है, मालाबार तट पे, महाराष्ट्र यहाँ पे मुंबई। दूसरा इसके जस्ट विपक्ष में ये उत्तरी सरकट तट, बंगाल उड़ीसा वाला, यहाँ पे हुआ कलकत्ता में। तीसरा फिर नीचे को ऐसे तीर लगाया, मद्रास में, साउथ में, तमिलनाडु में। चौथा ऊपर इलाहाबाद में, नया नाम प्रयागराज योगी द्वारा, इलाहाबाद में हुआ था यूपी में। तो ये 4 अधिवेशन हुए। नंबर 1, 1885 बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नंबर 1, 1885 में बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। नंबर, अब ऐसे तीर इधर 2 को चलाएंगे तो इधर कलकत्ता आ गया पूर्वी तट पर, इधर पश्चिमी तट पर तो ये बम्बई, पूर्वी तट पर कलकत्ता है, बंगाल। तो कलकत्ता में हुआ था, ये 1886 में हुआ था, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तो पारसी धर्म के थे। तो पूछ लिया था तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी। इनका उपनाम है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है इस नाम से। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, आपको पता हो तो, क्योंकि प्राचीन वो ब्रिटिश काल में, हाँ, रियासती टाइम था, ब्रिटिश सत्ता भारत में हुकूमत राज कर रही थी, तो उस टाइम भारत में बहुत कच्चा माल होता था। कच्चा माल सारा, जैसे रेशम है, कपास है, पटसन है, जूट है, सारा उत्पादन कहाँ जाता था? लंदन की टेक्सटाइलों में। कच्चा माल यहाँ से वहाँ जाता था, वहाँ से कपड़े बन करके मलमल की ओढ़नी, बड़ी बड़ी जटी कटाइयाँ, कपड़े जैसे साड़ी, लहंगे, कपड़े, पैंट शर्ट सारे बन करके यहाँ वापस आते थे इंडिया के मार्केट में। यानी कच्चा माल यहाँ से लंदन में जा रहा है, वहाँ टेक्सटाइल मिलों में बन के कपड़ा यहीं आ रहा है, यानी हमसे सस्ते में कच्चे माल को ले जा रहे थे और फिर उसी का कपड़ा बना करके हमको महंगे में बेच रहे थे। यानी धन, इंडिया का धन निष्कासन, धन जा रहा था लंदन में, निष्कासन होता था। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। या राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो 2 अधिवेशन हुए। तीसरा तीर हम साउथ को चलाएंगे, मद्रास में। मद्रास में तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में होता है। उसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन के मद्रास में 1887 में। फिर उस तीर को ऊपर चलाएंगे, इलाहाबाद 1888, जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये तीर चारों ध्यान रखना, 4 का उल्टा अंक बनाना आपको, 1 2 3 4। बम्बई में पहला, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। चारों अधिवेशनों को ध्यान रखना है। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरे की सरदार पटेल ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और तीसरे की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे की थी इलाहाबाद में जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य आए थे। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य यानी सदस्यता लेने वाली कौन थी? कादम्बरी गांगुली प्रथम महिला सदस्य थी। नोट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग रोग फैलने के कारण इस अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया। एक बार दोबारा देखो, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग रोग फैलने के कारण, प्लेग रोग चूहों से फैलने के कारण इस अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया। ठीक है दोस्तों, हमने कांग्रेस की स्थापना देखी थी, उसके अधिवेशनों के 4 अधिवेशन शुरुआत में होते हुए देखे थे। सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, वृद्ध कौन था, और ये देखा था कि महिला अध्यक्ष पहली कौन थी, और सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की थी, और कांग्रेस की स्थापना को किसने क्या कहा था, और किस तरीके से इसके स्थापना को लोगों ने देखा था। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे कांग्रेस के, या जो उस टाइम की बात है, जो स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जन जागृति फैला रहे थे, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उसको देखा। और कांग्रेस के इस इतिहास को हम 3 चरणों में देखते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। पहला चरण इसको उदारवादी युग कहा जाता है 1885 से 1905। दूसरा चरण इसे अतिवादी या उग्रवादी युग कहा जाता है 1905 से 1919। तीसरा चरण गांधी युग कहा जाता है इसे 1919 से 1947। एक बार दोबारा देखो आप, तीनों चरणों को पूछ लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से हैं। उदारवादी युग कब से कब तक है, अतिवादी युग या उग्रवादी युग कब से कब तक है, ये गांधी युग कब से कब तक है, ये पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन कौन थे। उदारवादी युग के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, गोविंद महादेव रानडे, मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता। ये उदारवादी युग के। उदारवादी बिल्कुल हिंसा में तो विश्वास ही नहीं करते, अहिंसा में विश्वास करते, हिंसा से नफरत करते थे, बिल्कुल उदार स्वभाव के थे ये लोग। ये सोचते थे अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे हमको स्वतंत्रता दे देंगे, आज़ादी भी कर देंगे, उसमें विश्वास करते थे। ये द्वितीय चरण है, अतिवादी या उग्रवादी, 1905 से 1919। इसमें गर्म स्वभाव के लोग थे जो उग्र तरीके से स्वाधीनता, स्वतंत्रता अंग्रेजों से पाना चाहते थे। लाल वाल फाल, लाला लाजपत राय, वाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जो अंत में जीवन में सन्यासी बन गए थे, और वीरेंद्र दत्त, ये उग्रवादी दल से थे। इस वर्ग को किसान मजदूर श्रमिक का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, क्योंकि किसान मजदूर भी यही चाहते थे, तभी तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने उससे इनसे बचने के लिए तो की थी, ये यही चाहते थे कैसे भी उग्र तरीके से स्वतंत्रता, अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाए हमको। और भारतीय जनसंघ 1952 जो बीजेपी का नाम है, बाद में भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया था 1980 में, ये भी इसी विचारधारा को फॉलो करता है, माना जाता है ऐसा। और तृतीय चरण गांधी युग है, 1919 से 1947 महात्मा गांधी का युग है, जिसमें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, 1915 में वापस इंडिया लौटेंगे। उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के सहयोग से भारत का भ्रमण करेंगे, किस तरीके से अंग्रेज हुकूमत भारत पर शासन कर रही है, किस तरीके से सुनवाई हो रही है, किस तरीके से शिक्षा का प्रसार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, लोगों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, व्यवहार अच्छा है कि दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार ही था अंग्रेजों के टाइम पे। उस टाइम पे जगह जगह कभी कहीं कोई मजदूर मिलों के आंदोलन हो रहे थे, तो कहीं खेती, नील की खेती हो रही थी जैसे बिहार में, तो उस पर टैक्स चल रहे थे, उल्टे से तिलकटिया पद्धति लागू कर दी थी, उन्हें लेके चल रहे थे। ये देश की आज़ादी के लिए ये जैसे टाइम के अकॉर्डिंग 1915 से 16, 17, 18, 19 जैसे जैसे धीरे धीरे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन, फिर जलियांवाला हत्याकांड होगा, फिर आगे जाके साइमन कमीशन आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलेगा, फिर साइमन कमीशन आएगा, फिर दांडी मार्च भी चलेगा, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, तो गांधी जी का चरण पूरा देखने को मिलेगा। उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे हैं, यह ईश्वर की अनन्य कृपा है। उदारवादी युग के दौरान तिलक ने धार्मिक कार्यक्रमों का सहारा लेते हुए जनता को एकत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर जनता एकत्रित नहीं होती, स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता है एक साथ में ये ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो आज़ादी की बात करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो इसलिए रोक थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, इन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों का सहारा लेते हुए और जनता को एकत्रित किया। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाए थे। मुंबई महाराष्ट्र में मनाए थे। और महोत्सव मनेगा, मेले मनेंगे तो लोग आएंगे, लोगों से रूबरू हो गए, अपनी बात रखती आज़ादी के लिए, मूवमेंट के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। लोगों की समझ में आया, लोगों के लिए इन्होंने 1896 में लोगों ने उनका समर्थन किया। 93 में तो गणपति महोत्सव मनाया है, 1895 में शिवाजी महोत्सव, और 1896 में तिलक ने महाराष्ट्र में किसानों के लिए आंदोलन कर दिया और किसान खुश हो गए उनसे, और किसानों ने उनको लोकमान्य की उपाधि दी। तभी तो कहते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही ठीक है, कल इससे आगे का करेंगे अगले वॉल्यूम में। थैंक यू।